मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव एडवोकेट, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यूपी। मित्रों, हमारे किसी भाई ने अपने कमेंट में इच्छा जाहिर की कि सीपीसी और सीआरपीसी का कंपैरेटिव स्टडी के बारे में कुछ बताया जाए। जहाँ तक मुझे अपना 2 अक्षर का ज्ञान है, उस हिसाब से मैं पूरा बताने का प्रयास करता हूँ और कर भी रहा हूँ। सीपीसी के बारे में हम लोग एक वीडियो में अध्ययन किए थे। सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता जो है 1908 में एक सरसरी तौर पर हम लोगों ने अध्ययन किया था, वो जो कि प्रक्रिया को बताता है। सेक्शन 158, ऑर्डर 51 टोटल हमने बताया था। उसमें एक बार रिवाइज करके आप बता देते हैं। प्रक्रिया में यह है कि ऑर्डर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें ऑर्डर हैं, कैसे प्रक्रिया अडॉप्ट होती है, उसके बारे में हम लोग प्रक्रिया को जाने। जैसे उसमें आदेश एक है, कोई भी सिविल डिस्प्यूट होता है ज़मीन का, मकान का, तो उसमें ज़मीन को क्षति होती है और आर्थिक क्षति आदमी पार्टी को होती है। तो 2 पक्षकार होंगे और सिविल डिस्प्यूट का मतलब सिविल यानी प्रॉपर्टी का मैटर होगा। ये तो सही है। आदेश 1 में पक्षकार होंगे, आदेश 2 में दावा आएगा, दावा का निर्माण हो जाएगा। जब पार्टी आएगी तो दावा का निर्माण होगा। फिर आदेश 3 में वकील आएगा, प्लीडर आएगा प्लीड करने के लिए। ऑर्डर 4 में था कि दावा का फिर रजिस्टर होगा, एडमिट होगा। फिर ऑर्डर 5 में हम देखते हैं 5(1)(2) सम्मन वगैरह जारी होता है। ऑर्डर 5 है, सम्मन है, उसी में सम्मन का तामीला वगैरह के बारे में कहा गया है। ऑर्डर 5 है। ऑर्डर 6 30 दिन बीत गया। ऑर्डर 5 रूल 5 में एप्लीकेशन देते हैं। ऑर्डर 5 रूल 6 में एक्स पार्टी प्रोसीड करने के लिए दिया जाता है। सारी उसी में व्यवस्था है। ऑर्डर 5 हो जाता है। उसके बाद ऑर्डर 6 में दावा है यानी प्लेंट है। प्लेंट का मतलब 6(17) वगैरह अमेंडमेंट। और ऑर्डर 7 जो है WS जवाब हुआ। ऑर्डर 7 में दावा के बारे में बताया गया। ऑर्डर 8 में जवाब दावा हो गया, WS जिसको कहते हैं। हमने बताया था कि 6(17) की एक जनरल एप्लीकेशन पड़ती है दावा में अमेंडमेंट करने के लिए, दावा हो, WS हो। ऑर्डर 8 WS बताता है। ऑर्डर 8 है, रूल 10 है। अगर 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, जो भी उसमें टाइम पीरियड दिया गया था, 60 दिन 90 दिन का कोर्ट के लीव पर है, WS डालना आपको आवश्यक है। इस पर व्यवस्था दी गई। ऑर्डर 8 में ही है वो। ऑर्डर 9 है, उसमें आप रिस्टोरेशन वगैरह डालते हैं। ऑर्डर 6 है, 7 है। ऑर्डर 9 में रिस्टोरेशन की बात आती है। 7 दावा हो गया, ऑर्डर 7। ऑर्डर 8 जो है WS हो गया। ऑर्डर 9 रिस्टोरेशन की बात हो गई। 10 हमने बताया था, 10 में कोई विशेष नहीं है। 10 ऑर्डर 10 रूल 2 में जज वगैरह मौखिक परीक्षा वगैरह की बात आती है। ये हो गया दावा का शुरुआत। और फिर ऑर्डर 13 जो बताता है कि आप अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो भी साक्ष्य वगैरह हो वो दाखिल कर देंगे। ऑर्डर 14 में इशू बनता है। जैसे उधर पुलिस केस में चार्ज बनता है, उसी तरीके से यहाँ इशू बनता है। किस चीज़ का विवाद था भाई? वाद बिंदु बन गया। किस चीज़ का लड़ाई झगड़ा उधर था? इशू फ्रेम हो जाएगा। उसी पर फिर एविडेंस लीड होता है। ऑर्डर 14 में इशू बन गया। ऑर्डर 16 में गवाहों को सम्मन होगा, गवाह आएंगे, पार्टी आएगी। ऑर्डर 17 कोई मतलब नहीं ना, स्थगन के बारे में बताता है। ऑर्डर 18 में गवाही हो जाएगी। 18 और ऑर्डर 20 में जजमेंट हो जाएगा। जजमेंट डिक्री दोनों है। इस तरीके से ये प्रक्रिया बताता है। अब दावा किस में फाइल होता है? अमूमन हम लोगों ने देखा, सिविल के विद्वान लोग, वकील लोग हैं, कहीं पर सेक्शन हम लोग
जनरल देखा जाता है कि लिखते नहीं हैं लोग। क्रिमिनल में तो एक बार कोशिश भी करते हैं। ये बड़ी विडंबना है, अब क्या कहा जाए। सेक्शन लिखने से आने वाली पीढ़ी को भी सहूलियत होती, अध्ययन करने में, जानकारी में, प्रैक्टिस में आता, लेकिन नहीं करते हैं। इस तरीके से हमने आर्डर को बताया। सेक्शन में कुछ नहीं था, सीपीसी का सेक्शन 158 तक था, तो उसमें रेजुडिकाटा वगैरह हम बताए थे। ट्रांसफ़र है तो सेक्शन 24 में ट्रांसफ़र है, सेक्शन 25 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, सेक्शन 75 में कमीशन जारी होता है, 80 सीपीसी की नोटिस हम लोगों ने सुना होगा, 7 दिन की नोटिस जारी होती है, 114 है रिव्यू है, 115 है रिवीजन है, 148 से कैविएट आपने सुना होगा कि कैविएट डाल दीजिए भाई। कैविएट का मतलब है कहीं ऑर्डर हुआ है, ऊपर की कोर्ट में जाना है, वहाँ पहले आप हाजिर हो गए कि साहब हम कोई अगर आता है इसके खिलाफ फिर रिवीजन आता है तो हमको सुन के ही आगे ऑर्डर पास। इस तरीके से इम्पोर्टेंट सेक्शन है। 151 इनहेरेंट पावर की बात करता है, सबको पता है। अब सवाल ये है कि दावा की सिविल की प्रक्रिया बता दिया, कैसे मुकदमा लड़ा जाएगा और किसमें मुकदमा होगा। जैसे हम लोग की सीआरपीसी में बताता है कि प्रक्रिया कैसे मुकदमा चलेगा, अब कहाँ पर इनिशिएट होगा मुकदमा, किस सेक्शन में। जैसे उसमें आईपीसी में क्राइम हुआ तो उसमें दंड बताया गया, प्रोसीजर वहाँ बताया गया। यहाँ पर सीआरपीसी क्या प्रोसीजर बताती है, इसे सीपीसी और सीआरपीसी प्रोसीजर बताती है कि मुकदमा कैसे ट्रायल होगा और कहाँ पर क्राइम है। जैसे आईपीसी में है, किस चीज़ का क्राइम किया आपने, 376 है तो उसके इंग्रेडिएंट 375 में आप देखेंगे, रेप का है। इस तरीके से अलग अलग सेक्शन का इंग्रेडिएंट है और उसका क्राइम है। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, क्राइम से, और प्रोसीजर कहाँ हो रहा है, सीआरपीसी में। इसी तरीके से सीपीसी का है। लोगों का माइंड वॉश नहीं हो पाता है कि मुकदमा कहाँ शुरुआत हो रही है, कैसे ट्रायल हो रहा है। हमारे पास जो भी 2 अक्षर का ज्ञान वगैरह है, हम पूरा कोशिश करते हैं। विद्या ही ऐसी चीज़ है, सभी को एक दूसरे को बांटते रहना चाहिए। इसको विद्या ऐसी चीज़ है कि जो जो खर्चे थे तो बढ़े, हमारे पूर्वज भी कह गए हैं, लेकर चले जाएंगे, कुछ मतलब नहीं है। तो लोगों की सोच होगी कि कोई जानने न पावे, ऐसा हमारे पास नहीं। जितना कुछ है आदमी को बताना चाहिए। और हम तो अभी भी अध्ययन करने वाले, मान लीजिए हम स्टूडेंट ही हैं, अभी हमारा पढ़ने का शौक़ है। कहीं से भी ज्ञान मिलता है तो कलेक्ट करते रहते हैं, लोगों से डिस्कस करते रहते हैं, अपना स्वभाव है। ये होना भी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई जान जाएगा हम बता देंगे, ये तो फिर नेगेटिव चीज़ें हैं। ये बिल्कुल गलत भावना है। सभी को एक दूसरे पर, हम तो ये चाहते हैं कि लोग चर्चा करें, ज्ञानवर्धन करते रहें अपना, ताकि सभी को लाभ हो। विद्या ऐसी चीज़ है, इसको बराबर बांटते रहना चाहिए। इसका कभी अंत नहीं है, कोई पंडित नहीं है धरती पर। तो भैया इसके बारे में, ये सीपीसी का मुकदमा कहाँ हो रहा है। जैसे आईपीसी में हम लोगों को क्राइम मिलता है, कहाँ पर मुकदमा सेक्शन पर है। अब विवाद तो हुआ सिविल का, मकान का, ज़मीन का, लेकिन किस सेक्शन में है। अब जैसे पजेशन की बात आती है, अचल संपत्ति के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, कब्जा है, अवैध है, वैध है, पजेशन, डिस्पजेशन, पजेशन बेदखली का बात जैसे आप सुने होंगे। अचल संपत्ति को पुनः एक्वायर करना, कोई कब्जा कर लिया है कि साहब को कब्जा दिलाया जाए। सेक्शन, इसमें आप विशेष ध्यान देखेंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ये कहीं किनारे पड़ जाता है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। सारा मुकदमे की जड़ सिविल का इसमें दिया हुआ है। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 में मैक्सिमम सारे जितने सिविल मुकदमे हैं, डिस्प्यूट हैं, उसका इसमें बताया गया है कि इसमें होगा, किस सेक्शन में मुकदमा होगा। वही चीज़ अगर सेक्शन लिखने का प्रयास करते लोग अपने दावा में, तो एक अलग आनंद होता और सबको प्रैक्टिस भी हो जाती सेक्शन की। सेक्शन तो सीआरपीसी में भी लोग जो है नहीं लिखते हैं, बड़ा ये सब दुखद है। लिखने से प्रैक्टिस होती है, ज्ञान बताने से, डिस्कस करने से वृद्धि होती है। तो स्पेशल रिलीफ एक्ट में
ये बताया गया है कि मुकदमा किस सेक्शन में होगा। सेक्शन 5 जैसे अचल संपत्ति को पुनः प्राप्त करना, कोई आपके प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया, पुनः आपको कब्जा दिलाया जाए, ये रिलीफ मांगी जाती है। अब आधिपत्य आपका पोजीशन वैध है कि नहीं है, सेक्शन 6 बताता है। बेदखली का दावा इसमें हो गया, सेक्शन 6 हो गया। 5 और 6 ये पोजीशन, बेदखली, प्रॉपर्टी को पुनः प्राप्त करना, बेदखल करना किसी को, आपकी प्रॉपर्टी में कब्जा किया है तो रिलीफ मांगा जाता है ना कि भैया कि इनको बेदखल कराया जाए हमारी प्रॉपर्टी से, या पुनः उस संपत्ति को मुझे दिलाया जाए। तो सेक्शन 5 और 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाएंगे। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, जनरल चीज़ें हैं ये। स्पेसिफिक, अब रजिस्टर सट्टा हुआ, रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, करने वाला मर गया, उनका लड़का जो है रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10, इसी विशिष्ट अनुतोष अधिनियम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 10 में आप जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है जो सट्टा वगैरह कराते हैं। अगर आपका रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं तो उसमें आप आज कोर्ट जो है आपको प्रतिकर दिलाएगी, पैसा दिलाती है, या फिर कोर्ट खुद ही जो है रजिस्ट्री करने के लिए हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है, आपका बाकी पैसा जमा करिए कोर्ट से, फिर रजिस्ट्री कराइए। ये दूसरी चीज़ आ गई। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मुकदमा सुने होंगे, प्रचलन में आता है कि साहब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, ये हमारा विशिष्ट अनुपालन जिसको कहते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस है। ये हो गया 2 नंबर। फिर आपने सुना होगा डिक्लेरेटरी वाद, घोषणात्मक वाद, डिक्लेरेशन। तो घोषणात्मक वाद सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 34 दिया हुआ है, जहाँ डिक्लेरेटरी सूट दाखिल होता है कि साहब हमारा कब्जा है 20 साल 25 साल से, इसको डिक्लेयर कर दिया जाए, स्वामी घोषित कर दिया जाए। तो सिंपल सी बात है। उसके बाद इंजंक्शन सूट होता है कि साहब हमारा मकान है, इसमें कोई घुसने न पावे, कब्जा न करने में कोई डिस्टर्ब न करे, इंजंक्शन सूट सुने होंगे। तो 36 है, सेक्शन 36 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का 36 है, जिसमें कहा गया है कि आपको अस्थाई इंजंक्शन मिलेगा, अस्थाई इंजंक्शन मिलेगा। 37 में टेम्पररी इंजंक्शन, जो कि ऑर्डर 39 उधर CPC में है, एप्लीकेशन फाइल होती है। तो इस तरीके से 36 और 37 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दावा होता है। तो ये मोटा चीज़ समझ में आई कि पोजीशन, कब्जा दिलाना, कब्जा खाली कराना, सेक्शन 5, 6, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस, सट्टा हुआ, रजिस्ट्री नहीं हो रही है, सेक्शन 10 में जाएंगे। डिक्लेरेटरी सूट है सेक्शन 34 में जाएंगे, और इंजंक्शन सूट है तो सेक्शन 36 37 पढ़ लेंगे, आराम से उसमें दावा दाखिल होता है। इस तरीके से सारे आपके सिविल सूट जो है ये हुए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत फाइल होंगे, यानी IPC की तरह ये बताएगा। तो कुल मिलाकर के कंपैरिजन वाली जो बात थी, ये एक बोल्ड चीज़ थी जो कि सेक्शन का नॉलेज नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से मुकदमे कहाँ होंगे, किस सेक्शन में होंगे, ये पता नहीं होता है। बस दावा दाखिल हो गया, दावा दाखिल हो गया। लोग सिविल में यही महाभारत है, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, कुछ बताते नहीं, न बताते हैं, न बताने की इच्छा रखते हैं। तो हमको जितना समझ में आया हमने बताया। कभी भी ये चीज़ हो तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की किताब उठाइए, पुरानी किताब है, हम लोग कभी एग्जाम के दौरान पढ़े होंगे। इसको रख दिया जाता है, उसके बाद इधर उधर पूछने के चक्कर में पड़ते हैं। किताब को गुरु मानिए, जहाँ से ज्ञान मिले बटोरते रहिए। अब इसका कंपैरिजन का मतलब हमने बता दिया। CPC की ये व्यवस्था हो गई, किस में मुकदमा होगा, प्रोसीजर वो बता दिया। अब जहाँ तक CRPC की बात है, तो ये तो हमने चर्चा भी किया था। CRPC क्राइम पर इनिशिएट होता है मुकदमा। क्राइम होगा तो FIR होगा। जैसे वहाँ सिविल सूट हुआ, डिस्प्यूट हुआ, तो पक्षकार आए तो दावा बनाए तो वकील आया, ऑर्डर 3 में वकील आया तो दावा रजिस्टर कराया, फिर सम्मन हो गया, सेक्शन ऑर्डर 5 में सम्मन हो गया। उसके बाद WS आ जाएगा, ऑर्डर 8 में दावा हो गया, WS हो गया, फिर गवाही नीचे आ जाइए, ऑर्डर 18 में गवाही हो जाएगी, ऑर्डर 20 में जजमेंट हो जाएगा। ठीक, और बाकी बहुत से हैं उसमें। ऑर्डर 51 158 सेक्शन, बहुत महासागर है वो।
अब उधर जैसे कोई मर गया तो ऑर्डर 22 वगैरह में 22 में जाते हैं, 22-3-4 है, कोई मर गया, ये सब है। ऑर्डर 39 इम्पोर्टेंट है जिसमें इंजेक्शन की एप्लीकेशन पड़ती है। इस तरीके से ये हो गया। अब CRPC में क्या है, क्राइम हुआ FIR होगा, उधर क्या हुआ, डिस्प्यूट हुआ, पक्षकार आए, दावा फाइल हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन जैसे इसमें होती है, कलेक्शन होता है एविडेंस का, वैसे इसमें ऑर्डर में कोर्ट जो है कलेक्शन करेगी। कलेक्शन में आपको ऑर्डर 13 में दे दिया है, सारा पेपर जितना वो दे दीजिए, डॉक्यूमेंट्री वो सब दे दीजिए, फिर इशू बन जाएगा। जैसे हम लोग का उधर पूरा कलेक्शन हो जाता है, पुलिस IU भेज देती है चार्जशीट 173(2) में, तो उसके बाद इस चार्ज ही न बनता है भाई। तो जैसे उसमें 227 में आप डिस्चार्ज है, 228 में चार्ज बन जाता है, 239 में इधर मजिस्ट्रेट ट्रायल वाले में डिस्चार्ज है, 240 में चार्ज बन जाता है क्या। अब यहाँ पर भी वही बात है, ऑर्डर 13 में साक्ष्य आ गया, ऑर्डर 13 में साक्ष्य सारे पेपर डाल दीजिए, 14 में इशू बन जाएगा, 18 में गवाही। उसी तरीके से उधर आपका चैप्टर 18, 19, 20, 21 जो CRPC का था उसमें सारी प्रक्रिया बताई गई है। तो हमको लगता है कि इतने से कुछ जानकारी कंपैरेटिव जो हमारा भाई का कमेंट, हमारे भाई कमेंट आया था, उसके हिसाब से हमने सोचा कि ज़रा सा स्पेसिफिक रिलीफ के बारे में, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो CPC की भी जानकारी है ही है और इधर आपका प्रोसीजर का ज्ञान है ही है, क्रिमिनल का भी, दोनों का कुछ ज्ञान वर्धन हो जाएगा। मित्रों, मुझे लगता है कि इस छोटी सी जानकारी से आप लोगों का ज्ञान वर्धन हुआ होगा। मैं पुनः किसी अन्य विषय पर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।